हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू जियोमेटिक्स। आज हम रिमोट सेंसिंग एंड प्लेटफॉर्म्स एंड सेंसर्स का सेकंड लेक्चर देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। और टाइप्स ऑफ सैटेलाइट जनरली 6 होती हैं जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज होती हैं, और उनके अबाउट क्या क्या यूजेज हैं वो भी देखेंगे। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल है, कम्युनिकेशनल है, वेदर है, रिमोट सेंसिंग है, नेविगेशन एंड रिकॉग्निशन सैटेलाइट्स, उनके बारे में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हबल टेलीस्कोप के बारे में बताया था, और साथ के साथ मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया था। 3 प्लेटफॉर्म्स होते हैं हमारे पास, टेरेस्ट्रियल होता है, एयरबोर्न होता है एंड स्पेस बॉर्न होता है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स और उनके यूजेज क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। नाम से पता चल रहा है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट जनरली स्पेस की जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ होती हैं उनके लिए हमारे पास इनका पर्पज़ होता है कि उनकी स्टडी करना, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ है हमारे पास। एन एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट इज बेसिकली a big telescope floating in space. The satellite's vision is not clouded by the gases that make up Earth's surface because it is in orbit above the Earth. Therefore, astronomy satellites can see into the space up to 10 times better than a telescope of similar strength on the Earth. तो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स स्पेस के अंदर रहती हैं। सैटेलाइट्स है तो स्पेस के अंदर ही रहती है, जो अर्थ एटमॉस्फेयर से ऊपर की साइड रहता है। तो जितने, मान लीजिए अगर हम कंपेयर करें कि अर्थ के ऊपर कोई टेलीस्कोप है और एक एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट से इमेज ली गई है किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की, तो हमारे पास जो क्लैरिटी मिलेगी वो सैटेलाइट से ज़्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, क्लाउड्स है, गैसेज है, या फिर जो भी रेडिएशन में जो भी एरर आता है, जो भी वेव में एरर आता है, वो सब नहीं आता है, क्योंकि सैटेलाइट्स जो है हमारे पास अर्थ एटमॉस्फेयर से ऊपर है और स्पेस के अंदर है। तो बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है, जनरली 10 टाइम्स बेटर इमेज मिलती है हमारे पास। कैन यू गेस व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स एन एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट वुड लुकिंग एट? एप्लीकेशंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स आर मेंशन्ड बिलो। तो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है, लेकिन किस यूज के लिए वो देख लेते हैं। टू मेक अ स्टार मैप्स एंड टेक पिक्चर्स ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ मैंने जो बताया कि अगर हमें किसी प्लैनेट्स के बारे में इमेज लेनी है तो उसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट काम करती है। टू स्टडी मिस्टीरियस फेनोमेनन सच एज ब्लैक होल्स एंड क्वेसर्स, ऑल्सो टू मेक मैप्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेटरी सर्फेसेज। तो एस्ट्रोनॉमी स्पेस के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, ब्लैक होल के बारे में, उनकी स्टडी के लिए इनका पर्पज़ जो है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स का वो स्पेस से रिलेटेड है, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ है। एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्पेस एक्सप्लोरेशन satellites because they collect their data from Earth's orbits. In real sense, space exploration satellites are probes that are sent out into deep space. The most famous Hubble Space Telescope is an example of an astronomy satellite. जैसे हमने हबल स्पेस HST के बारे में पढ़ा था, जो नासा के द्वारा भेजा गया है, तो इमेजेस लेने के लिए है हमारे पास। और स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट्स जो होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप सेंस में हमारे पास उनकी स्टडी की जाती है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट्स हमारे पास इतनी डीप में नहीं जाती है। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट यूज फॉर सेंडिंग मैसेजेस फॉर टेलीफोनिक कन्वर्जेशंस एंड कॉन्फ्रेंसिंग। टीवी देखते हैं अगर हम, D2S डायरेक्ट टू होम, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट के लिए, फैक्स के लिए, कंप्यूटर रिलेटेड नेटवर्क सर्विसेज एंड अदर कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन टू लॉन्ग डिस्टेंस इन्होंने इज कॉल्ड ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो जो सैटेलाइट्स हमारे पास कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज होती हैं, चाहे वो टीवी हो, फैक्स हो, कंप्यूटर रिलेटेड हो, और सैटेलाइट फ़ोन्स वगैरह होते हैं, वो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की हेल्प से होते हैं। तो इनका पर्पज़ कम्युनिकेशन होता है। नाम से पता चल जाएगा जितनी भी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं कि उनका पर्पज़ क्या है, यूजेज क्या है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर कॉमनली प्लेस्ड इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कौन सी होती हैं हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे, लेकिन याद रखना है इनकी हाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की हाइट जो है थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द रिमोट सेंसिंग या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की। Nowadays, these satellites possibly from the greatest number of satellites that are in orbit, they are extensively used for the communication over large distances. It is really very difficult to go through a day without using a communication satellite at least once. तो हम जो व्हाट्सअप वगैरह पर मैसेज करते हैं एक से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, वो भी सैटेलाइट्स की हेल्प से भी होता है। अगर हम फ़ोन कर रहे हैं तो मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जहाँ पे हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यूज़ ना करें।
तो हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की जो अमाउंट है या फिर क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है हमारे पास स्पेस के अंदर। यू कैन यूज कम्युनिकेशन सैटेलाइट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाइल वाचिंग टीवी, इन मेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल, यूजिंग ए फैक्स मशीन और इवन इन लिसनिंग टू योर फेवरेट रेडियो स्टेशन। तो रेडियो में यूज होता है, टीवी में यूज होता है, फैक्स में यूज होता है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है आजकल हर जगह यूज होती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अलाउ रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन ट्रांसमिशन टू बी सेंट लाइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो हम कोई भी लाइव चैनल देखते हैं, जैसे मैच देखते हैं, लाइव मैच देखते हैं या फिर न्यूज़ देखते हैं, तो वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से होता है। कुछ सेकंड्स का गैप रहता है, लेकिन क्योंकि एक से दूसरी जगह पे पहुंचने में टाइम तो लगता है, वेव्स को या फिर जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको पहुंचने में टाइम लगता है, भले ही कुछ सेकंड का गैप रहता है, लेकिन हम फिर भी लाइव देख सकते हैं उसको। तो वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से होता है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज ए रेडियो रिले स्टेशन इन द ऑर्बिट अबव द अर्थ दैट रिसीव्स, एम्पलीफाइज एंड रीडायरेक्ट्स एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स कैरिड ऑन ए स्पेसिफिक रेडियो फ्रिक्वेंसी। अब हर चीज़ जो है वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी पे काम करती है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे। तो ये भी वही है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एक पर्टिकुलर रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करती हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप्स वेदर सैटेलाइट्स। नाम से पता चल रहा है कि वेदर सैटेलाइट्स किस लिए यूज होती है, मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग ऑफ वेदर को फोरकास्ट करने के लिए वेदर सैटेलाइट्स का यूज होता है। आजकल मैंने देखा इंडिया में तो इनका मतलब प्रेडिक्शन बहुत ही अजीब होता है, जो कि बहुत कम सही बैठता है, लेकिन फिर भी एक रफली आइडिया इनको मिल जाता है। जो भी IMD होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है IMD, उसको थोड़ा एक रफली आइडिया तो मिल ही जाता है। वो सब वेदर सैटेलाइट्स की वजह से होता है। दे कैन प्रोवाइड ए मच बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर फिनोमेना एंड बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी यू कैन फाइंड आउट वेदर कंडीशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड एट एनी टाइम ऑफ द डे। वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा था मैं, इंडिया की बात कर रहा था, IMD की बात कर रहा था कि उनका थोड़ा गड़बड़ रहता है, बहुत कम उनका सही रहता है। आज नहीं तो कल, मीन्स 1-2 दिन का गैप रहता है, तब जाके वो वेदर सेम आता है जैसा वो बताते हैं। पर ये क्या हमारे पास सिर्फ इंडिया के नहीं है, ये हमारे पास वर्ल्ड ग्लोबली कवरेज करता है। जो वेदर फोरकास्ट होता है वो ग्लोबली देख सकते हैं वेदर सैटेलाइट्स की हेल्प से। दीज सैटेलाइट्स प्रोवाइड मेट्रोलॉजिस्ट विद साइंटिफिक डेटा टू प्रेडिक्ट वेदर कंडीशंस एंड आर इक्विप्ड विद एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सारी इक्विपमेंट्स हमारे पास एडवांसमेंट हो गए हैं, जैसे कि पहले इतना नहीं था। आजकल जैसे जैसे टाइम हो रहा है वैसे वैसे हमारे पास इनके मॉडर्न और एडवांसमेंट आती जा रही है हमारे पास सैटेलाइट्स के अंदर। सिर्फ वेदर टेक्नोलॉजी नहीं, कम्युनिकेशन वगैरह जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंज करके ही हम दूसरी सैटेलाइट्स भेजते हैं। वेदर सैटेलाइट्स कैन गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। रेडिएशन मेजरमेंट्स, क्या क्या दे सकता है वेदर सैटेलाइट्स? रेडिएशन मेजरमेंट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर विच गिव इन्फॉर्मेशन ऑन अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी बीइंग रिलीज फ्रॉम द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। तो इससे क्या, जैसे कि कितनी ज़्यादा गर्मी है कहाँ पे और कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, वो सब मीन्स अर्थ से, जो भी अर्थ सरफेस है उससे कितनी हीट और एनर्जी निकल रही है उसकी इन्फॉर्मेशन वेदर सैटेलाइट से हम गैदर कर सकते हैं। उसी के बेस पे हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स होते हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं वेदर को। सैटेलाइट्स मॉनिटर द अमाउंट ऑफ स्नो इन विंटर, मूवमेंट ऑफ आइस फील्ड्स इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन्स एंड द डेप्थ ऑफ द ओशियन। इंफ्रारेड सेंसर्स ऑन सैटेलाइट्स एग्जामिन क्रॉप कंडीशंस भी देख सकते हैं, एरिया ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड रीजन ऑफ ड्राउट्स, कहाँ कहाँ पर सूखा पड़ रहा है वो भी हम वेदर सैटेलाइट से देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंफ्रारेड सेंसर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो वेदर सैटेलाइट्स का भी काफ़ी यूजफुल है। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, जो भी हम पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, कौन कौन से सैटेलाइट जो भी पढ़ेंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। रिमोट सेंसिंग के लिए हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स यूज होती हैं। एज यू नो, रिमोट सेंसिंग इज ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग आवर अर्थ एनवायरमेंट from a distance. So remote sensing or earth observation satellites are usually put into space to monitor resource that are important for humans. Remote sensing satellites are generally placed in sun synchronous orbits. जैसे कम्युनिकेशनल हमारे पास जियो स्टेशनरी था, वैसे ही हमारे पास जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं वो हमारे पास सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के अंदर रखी जाती हैं। तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। इसकी हाइट जो थोड़ी कम होती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की हाइट ज़्यादा होती है, और वो हमारे पास जियो स्टेशनरी के लिए यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास सन सिंक्रोनस के लिए है। हमारे पास सन सिंक्रोनस क्या है वो मैं अभी बताऊंगा, तो फिर आगे कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए क्या है कि
दोनों एक साथ ही बताऊंगा मैं। जियो स्टेशनरी क्या होता है, सनसिंक्रोनस सैटेलाइट्स या ऑर्बिट्स क्या होती हैं। यूजिंग दिस सैटेलाइट्स इट इज़ पॉसिबल टू सी मैनी फीचर्स डेट आर नॉट ऑब्वियस फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो जो हम अर्थ से अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हम सेंसर से सैटेलाइट्स की हेल्प से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट माइट ट्रैक एनिमल माइग्रेशन, लोकेट मिनरल डिपॉजिट्स एंड एक्सप्लॉयटेशन, वॉच एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फॉर वेदर डैमेज। तो ये सारी चीज़ें हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के अंदर उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की हेल्प से, कि एनिमल एक जगह से दूसरी जगह कहाँ माइग्रेट हो गए, मिनरल क्या क्या हमारे पास अर्थ के नीचे क्या क्या मिनरल्स अवेलेबल हैं वो देख सकते हैं। जहाँ पे हम खुद नहीं जा सकते वहाँ सैटेलाइट्स की जो रेडिएशंस होती हैं, EM वेव्स मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो क्रॉस कर जाती हैं। वॉच एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फॉर वेदर डैमेज, वो भी देख सकते हैं। एग्रीकल्चरल की ग्रोथ, क्रॉप को मॉनिटर भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी डन बेस्ट फ्रॉम स्पेस बिकॉज ए सैटेलाइट इन ऑर्बिट कैन नॉर्मली टेक फोटोग्राफ्स ऑफ लार्ज फोटोज ऑफ ऑल लैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड की फ़ोटोग्राफ्स, क्योंकि ग्लोबली कवरेज है हमारे पास सैटेलाइट्स का, तो फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। उसकी मदद से हम ये सारा मॉनिटर कर सकते हैं। सिंस दीज सैटेलाइट्स आर एबल टू टेक इमेजेस एंड ऑब्जर्व areas all over the globe, the satellite is able to monitor areas in which the climate is very harsh और which are nearly impossible to reach by land। तो जैसे कि हमारे पास अंटार्कटिक सी है या फिर आर्कटिक सी है, अंटार्कटिक है, उसमें अगर हम ह्यूमन नहीं जा सकता है, लेकिन सैटेलाइट से हम वहाँ की फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो वही चीज़ बताई गई है। उसके बाद हमारे पास 5th टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स। हमारे पास है नेविगेशन सैटेलाइट। नाम से पता चल रहा है कि नेविगेशन से रिलेटेड आता है हमारे पास GPS, क्योंकि हमने GPS पढ़ा हुआ है। नेविगेशन क्या है कि सैटेलाइट्स फॉर नेविगेशन वर डेवलप्ड इन द लेट 1950s एज डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ शिप्स नीडिंग टू नो एग्जैक्टली वेयर दे वर एट एनी गिवन टाइम। अब अगर आपको बीच समंदर में खड़ा कर दिया जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में हो। आप एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ को अगर अच्छे से रीड कर सकते हो तो पता कर सकते हो अपनी डायरेक्शन, लेकिन अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज से नहीं पता चल रहा है तो आप अपने आप को लोकेट नहीं कर सकते हो। इन द मिडल ऑफ द ओशियन और साइड ऑफ द लैंड यू कैन नॉट फाइंड योर पोजीशन एक्यूरेटली जस्ट बाय लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। इन रिसेंट ईयर्स सैटेलाइट्स हैव बीन यूज्ड फॉर एक्यूरेट नेविगेशन। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज द फर्स्ट सिस्टम that was primarily intended for the use of highly accurate military system। तो जो GPS था सबसे पहले किसके लिए यूज किया गया था, मिलिट्री सिस्टम के लिए। यूजिंग GPS टेक्नोलॉजी these satellites can provide exact location of a person on the earth surface। since then it has been adopted by a huge number of commercial and private users। आजकल क्या सिविलियंस के लिए भी यूज है। nowadays GPS systems are available at reasonable cost। आपके फ़ोन में, हर एक के स्मार्टफोन में हमारे पास जब भी मैप खोलते हैं तो GPS ऑन हो जाता है, या फिर हम कुछ भी शेयर करते हैं तो उसमें भी लोकेशन मांगता है, तो वो सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। डेटा आर अफोर्डेबल बाय द इंडिविजुअल्स। GPS systems used for car navigation are a good example of this। They are even being incorporated into phones in a system known as AGPS, assisted GPS होता है वो, to enable better location accuracy। अगर हम किसी को WhatsApp पे लोकेशन शेयर करते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। अगर हम तुरंत शेयर कर देते हैं तो उसकी एक्यूरेसी 20-25 मीटर ऐसे आती है। अगर थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो 3-4-5 ऐसे मीटर तक एक्यूरेसी में अचीव हो जाती है। उसके बाद 6th लास्ट टाइप ऑफ सैटेलाइट्स हमारे पास रिकॉग्निशन सैटेलाइट्स। रिकॉग्निशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू स्पाई ऑन अदर कंट्रीज़। कितना बड़ा वर्ड है स्पाई, जैसे एक मूवीज़ में दिखाया गया था। तो मीन्स के एक सैटेलाइट एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ग्रोथ हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें हम अपनी कंट्री में बैठे बैठे रिकॉग्निशन सैटेलाइट्स की मदद से देख सकते हैं। दे प्रोवाइड इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन ऑन द मिलिट्री एक्टिविटीज़ ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। और फिर जो भी गड़बड़ हो रही होती है तो हम उसको बैठ के ठीक करते हैं, या फिर जो भी है मिलिट्री एक्टिविटीज़ फिर उसमें शामिल कर देते हैं। दीज सैटेलाइट्स कैन इवन डिटेक्ट मिसाइल लॉन्चेस और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स इन स्पेस। हमारे पास उस मूवीज़ में दिखाया गया था कि जो अब अपने इंडिया ने स्टार्ट किया अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान, तो हमारे पास जो अमेरिका था सैटेलाइट्स
राजस्थान में था, तो जो भी सैटेलाइट्स थी वो बैठे बैठे उस पर नज़र रख रहा था। तो कोई भी हलचल होती थी वो पता चल जाती थी अमेरिका को। तो सबसे छुप छुप के इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। एक मूवी में दिखाया गया, तो उसी से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि रिकॉग्निशन सैटेलाइट एक अपनी कंट्री में बैठ के हम देख सकते हैं कि दूसरी कंट्री में क्या चल रहा है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या न्यूक्लियर एक्टिविटी कोई चल रही है या फिर मिसाइल लॉन्च हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हम इन सैटेलाइट्स की मदद से देख सकते हैं। रिकॉग्निशन सैटेलाइट्स कैन पिकअप एंड रिकॉर्ड रेडियो एंड रडार ट्रांसमिशंस व्हाइल पासिंग ओवर द कंट्री। तो ये रिकॉर्ड कर सकती हैं हमारे पास सैटेलाइट्स जो है कि हमारे पास अगर किसी भी कंट्री को पास कर रही है कोई भी रेडियो या फिर कोई भी मिसाइल लॉन्च हुई है, तो वो सारी सैटेलाइट्स के थ्रू हम देख सकते हैं। देयर आर following four types of reconnaissance satellites: optical imaging satellites that have light sensor that detects missile launches and locate enemy weapons on the ground. Optical imaging satellites. फिर आता है हमारे पास रेडार इमेजिंग सैटेलाइट्स। रेडार इमेजिंग सैटेलाइट्स क्या है, विच आर एबल टू ऑब्जर्व द अर्थ यूजिंग रेडार टेक्नोलॉजी थ्रू द क्लाउड कवर। तो क्लाउड कवर से भी इनको देख सकते हैं हम रेडार इमेजिंग सैटेलाइट्स को। पहला है हमारे पास ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट्स। फिर हमारे पास है सिग्नल इंटेलिजेंस और फेरेट सैटेलाइट्स। डेटा एसेंशियली सुपर सोफिस्टिकेटेड रेडियो रिसीवर्स डेट कैप्चर द रेडियो एंड माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस एमिटेड फ्रॉम एनी कंट्री ऑफ द अर्थ। तो जो भी माइक्रोवेव या फिर हमारे पास रेडियो वेव्स निकलेंगी किसी भी कंट्री से, तो वो उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सिग्नल इंटेलिजेंस जो सैटेलाइट्स होती हैं। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास रिले सैटेलाइट्स डेट मेक मिलिट्री सैटेलाइट कम्युनिकेशन around the globe much faster by transmitting data from spy satellite to the stations on the earth। तो हमारे पास ये रिले सैटेलाइट्स होती हैं जो डेटा को फास्ट ट्रांसफ़र करती हैं हमारे पास। अब हमने जो सैटेलाइट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन तो गैदर कर दी, लेकिन अपने पास तो पहुंचाने के लिए भी रिले सैटेलाइट्स की हेल्प से वो फास्ट मूविंग इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है हमारे पास। तो इतना ज़्यादा ये 4 टाइप्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिकॉग्निशंस का पर्पज़ क्या है, स्पाई पर्पज़ के लिए। स्पाई का मतलब है कि मिसाइल हो या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का कोई भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंफॉर्मेशन ये मिल सकती है। तो किसी के ऊपर नज़र रखने के लिए रिकॉग्निशन सैटेलाइट्स। तो इन 6 सैटेलाइट्स का नाम से अगर क्वेश्चन बनेगा गेट में तो ऐसे ही बनेगा कि कौन सी सैटेलाइट्स किस पर्पज़ के लिए यूज होती है। उसके बाद हमारे पास है ऑर्बिट्स एंड देयर टाइप्स। ऑर्बिट्स हम सुन रहे थे, लेकिन उसका पर्पज़ क्या है और क्यों हम एक ऑर्बिट्स में ही सैटेलाइट्स को रखते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें देखते हैं। In the previous section, you have learned that remote sensing instruments can be placed on a variety of platforms to view and image targets. Let us now discuss about the orbits. Any object that moves around the Earth has an orbit. तो जो भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, जैसे मून है, वो तो नेचुरल सैटेलाइट्स हो गई। तो वो जो मून है वो भी एक ऑर्बिट को फॉलो करती है। तो जो भी अर्थ के अराउंड मूव कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो ऑर्बिट के अंदर मूव करता है। एन ऑर्बिट इज़ द पाथ डेट अ सैटेलाइट फॉलोज एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो एक अर्थ है, तो एक ये जो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सो कोई भी सैटेलाइट्स है जो रिवॉल्व कर रही है उसके अर्थ के अराउंड, तो वो एक ऑर्बिट में फॉलो करती है। तो ये क्या एक पाथ है। द प्लेन इन विच ए सैटेलाइट ऑलवेज मूव्स इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन। और जिस प्लेन में मूव करती है वो ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है। द टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग वन ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल पीरियड। जैसे हमने जीपीएस का ऑर्बिटल पीरियड देखा था 11 आवर एंड 58 मिनट, तो वो एक कंप्लीट ऑर्बिट को एक सैटेलाइट जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो वापस इसी पोजीशन पे कितनी देर बाद आएगी, वो ऑर्बिटल पीरियड कहलाता है हमारे पास। एक कंप्लीट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए एक ऑर्बिट को कितना टाइम लगता है, वो ऑर्बिटल पीरियड कहलाता है। ऑर्बिट इज़ डिफाइंड बाय द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। ऑर्बिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक तो उसकी शेप से, शेप ऑफ द ऑर्बिट डेट कैन बी द सर्कुलर या फिर इलिप्टिकल डिपेंडिंग अपॉन द एसेंट्रिसिटी डेट गिव द शेप ऑफ द ऑर्बिट। तो शेप से पता चलता है। उसके बाद एल्टीट्यूड किस हाइट पर है, मीडियम है, लो है, हाई है, वो एल्टीट्यूड से देखते हैं। विच रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए सर्कुलर ऑर्बिट बट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली फॉर एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए हाइट अलग रहेगी किसी भी अर्थ से। मान लीजिए तो किसी भी सैटेलाइट्स की हाइट यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ऐसे डिफरेंट कांस्टेंट नहीं रहेगी। लेकिन सर्कुलर होती है तो कहीं पे भी देखोगे तो कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास ये एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। फिर है एंगल डेट एंड ऑर्बिटल प्लेन मेक्स विद द इक्वेटर। और तो हम जितना भी सैटेलाइट्स होती हैं वो
उनके ऑर्बिटल पीरियड को इक्वेटर से हम नापते हैं कि इक्वेटर से कितने एंगल पर है वो। तो ये जो एंगल है वो इक्वेटर से, ये इक्वेटर है और ये हमारे पास ऑर्बिट है और ये हमारे पास अर्थ है। तो अर्थ का जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे वो इक्वेटर कहलाता है। उससे हमारे पास ऑर्बिटल पीरियड कितने एंगल पर है वो हमारे पास ऑर्बिटल प्लेन का एंगल बताता है। तो इन तीनों से हम, ये तीनों फैक्टर जो ऑर्बिट है वो इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल प्लेन एंड इक्वेटर, ऑर्बिट कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। अब वो हमारे पास इक्वेटोरियल भी हो सकती है जो इक्वेटर पे ही लाई करेगी, इंक्लाइंड हो सकती है कुछ एंगल पे, और पोलर है हमारे पास 90 डिग्री पे। इक्वेटर के 90 डिग्री है तो वो हमारे पास ऑर्बिटल ऑर्बिट्स हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इक्वेटर है, तो अगर इसी पोजीशन में है किसी भी सैटेलाइट्स का ऑर्बिट तो वो इक्वेटोरियल हो गया। अगर ये किसी एंगल पर है तो वो इंक्लाइंड हो गया। और ये अगर 90 डिग्री पे हमारे पास रोटेट कर रही है, बीच में अर्थ है, तो ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये जो ऑर्बिट्स है वो हमारे पास पोलर ऑर्बिट्स है, क्योंकि 90 डिग्री पे इक्वेटर और ये जो ऑर्बिट है वो पोलर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है हमारे पास। इफ़ द एंगल ऑर्बिटल इंक्लिनेशन इज 0 और 180 डिग्री देन द ऑर्बिटल प्लेन लाइज इन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन में रहेगा तो इक्वेटोरियल ऑर्बिट कहलाएगी। व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री द सैटेलाइट मूव्स ओवर द नॉर्थ टू साउथ पोल्स एंड द ऑर्बिट इज नोन एज पोलर ऑर्बिट। तो जैसे ऊपर था कि ये इक्वेटर है, तो ये हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का है, एकदम परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो ये सैटेलाइट नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर मूव करेंगे तो पोलर ऑर्बिट कहलाता है वो 90 डिग्री के लिए। और 0 या फिर 180 डिग्री बनेगा तो इक्वेटोरियल ऑर्बिट है। एन ऑर्बिट विद इंक्लिनेशन क्लोज टू 90 डिग्री इज ए नियर पोलर ऑर्बिट। देयर कुड बी डिफरेंट ऑर्बिट्स विद इंक्लिनेशन बिटवीन 0 to 90 डिग्री विच आर नोन इंक्लाइंड ऑर्बिट। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल बना रही है कोई भी ऑर्बिट इक्वेटोरियल से, तो वो इंक्लाइंड ऑर्बिट्स हो गई। व्हेन द सैटेलाइट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर कोई, ये है हमारे पास अर्थ, ये हमारे पास ऑर्बिट है, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है। अगर ये साउथ से नॉर्थ जा रही है कोई भी सैटेलाइट्स, तो उसको हम असेंडिंग पास और असेंडिंग नोड ऑफ ऑर्बिट कहेंगे। तो साउथ से नॉर्थ मतलब नीचे से ऊपर जा रही है तो असेंडिंग पास कहेंगे। सिमिलरली व्हेन द सैटेलाइट इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ, अगर हमारे पास नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है तो वो डिसेंडिंग पास होगा। डिसेंडिंग मतलब नीचे और असेंडिंग मतलब ऊपर। ऊपर कब जाएगा? नीचे से ऊपर जाने के लिए। तो साउथ से नॉर्थ जाएगा तो असेंडिंग बढ़ना, और डिसेंडिंग है हमारे पास नॉर्थ से साउथ मतलब नीचे उतरना। मोस्ट ऑफ द पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स एक्वायर इमेजेस ड्यूरिंग दे पास फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दैट इज डिसेंडिंग पास। तो ज़्यादातर जो सैटेलाइट्स इमेज कैरी करती हैं अर्थ की या अर्थ से रिलेटेड जो भी इमेजेस कैरी लेती हैं वो डिसेंडिंग पार्ट में लेती हैं, डिसेंडिंग पासेज में लेती हैं। मीन्स जब वो सैटेलाइट नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करता है ओवर द सनलिट हेमिस्फीयर एंड रिटर्न फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ असेंडिंग पास ओवर द नाइट टाइम हेमिस्फीयर। तो हमारे पास दिन में, तो हमारे पास अगर आपको याद करना है तो डे टाइम में हमारे पास डिसेंडिंग है, डे में हमारे पास डिसेंडिंग पास में, और नाइट टाइम में हमारे पास असेंडिंग पास में। तो ये याद करने के लिए, तो ये बेसिक रूल सा होता है कि ज़्यादातर जो सैटेलाइट्स होती हैं जब डिसेंडिंग पास होती हैं, मींस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, तो दिन में वो फ़ोटोज़ को कैप्चर करती हैं। और अगर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ असेंडिंग पास में होती है तो नाइट टाइम में उस हेमिस्फीयर को कवर करती हैं। तो जैसे कि ये एग्जांपल है इक्वेटोरियल, ये इक्वेटर है, उससे 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री बन रहा है तो वो हमारे पास इक्वेटोरियल ऑर्बिट रही। फिर कुछ एंगल पर है तो इंक्लाइंड है, 90 डिग्री पर है तो पोलर है। ये हमारे पास सैटेलाइट्स हैं या ऑर्बिट्स है, सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स। अब हमने सैटेलाइट्स और ऑर्बिट्स तो देख लिया, लेकिन हमारे पास अब कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी, जैसे फील्ड ऑफ व्यू आएगा आगे, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। द टर्म इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, IFOV क्या होता है? ये हमारे पास 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है गेट में। तो IFOV क्या होता है? करेक्टराइज द सेंसर, इट रेफर्स टू द प्रोजेक्शन ऑफ डिटेक्टर एलिमेंट एट इज वन चार्ज कपल डिवाइस एलिमेंट ऑन द ग्राउंड। It is also known as the footprint of the detector element on the ground. IFOV is also referred as the resolution element. नहीं समझ आया तो ये क्या है? IFOV इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या है कि कोई भी सैटेलाइट्स है
उसके अंदर हमारे पास CCD कपल चार्ज कपल डिवाइसेज होते हैं, जो भी सेंसर होता है उसके अंदर CCD होता है। उसने इमेज ली, अब वो एक पार्टिकुलर इमेज पर कितना एरिया कवर कर रहा है एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे, उसने फ़ोटो क्लिक की तो कितना एरिया वो ग्राउंड पे कवर कर रहा है, या फिर ये जो एंगल बन रहा है किसी भी चार्ज कपल डिवाइस से, जो भी सेंसर है अर्थ को देखने के लिए जो एंगल बन रहा है, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। अब फिर से पढ़ते हैं। द टर्म इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू एंगल से रिलेटेड है, करेक्टराइजेज द सेंसर, इट रेफर्स टू द projection of detector element that is one charge coupled devices on the ground। तो कितना एंगल ये बन रहा है इंस्टेंटेनियस टाइम पे, ये हमारे पास IFO भी है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आगे आएगा। ऑन द ग्राउंड इट इज ऑल्सो नोन एज द फुटप्रिंट ऑफ द डिटेक्टर एलिमेंट ऑन द ग्राउंड। IFO भी इज ऑल्सो रेफर्ड एज द रिजोल्यूशन एलिमेंट। तो ये रिजोल्यूशन एलिमेंट है, क्योंकि कौन से रिजोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए, इस पर डिपेंड करेगा हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन। तो इसकी कैलकुलेशन भी आगे वो हम देखेंगे। द टर्म स्पेशल रिजोल्यूशन इज यूज्ड टू डिनोट द प्रोजेक्शन ऑफ द डिटेक्टर एलिमेंट CCD ऑन टू द ग्राउंड थ्रू इमेजिंग ऑप्टिक्स फ्रॉम द सैटेलाइट और एरियल ऑर्बिट। तो यही जो रिजोल्यूशन एलिमेंट था वो होता है स्पेशल रिजोल्यूशन अफेक्ट करता है। और स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है वो हम सेकेंड यूनिट में देखेंगे। लेकिन उससे क्या है कि ये जो डिनोट करता है CCD जो हमारे पास डिटेक्टर एलिमेंट है कितना प्रोजेक्शन ले पा रहा है एक इंस्टेंटेनियस टाइम पर, वो उसका रिजोल्यूशन कहलाएगा। और जो एंगल से रिलेटेड है, जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू है। ऑन टू द ग्राउंड थ्रू इमेजिंग ऑप्टिक्स फ्रॉम द सैटेलाइट्स और एरियल ऑर्बिट्स। अब फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? सो फील्ड ऑफ व्यू होता है, जैसे IFO भी देखा, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू कि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे वो कितना ग्राउंड कवर कर रहा है उस एंगल के हिसाब से। अब फील्ड ऑफ व्यू है कि टोटल जो सेंसर है वो कितना ग्राउंड कवर कर रहा है। अभी उससे रिलेटेड स्वाथ, ये दोनों चीज़ें क्या अभी हम डायग्राम में देख लेंगे, आगे डायग्राम में। तो फील्ड ऑफ व्यू इज़ द टोटल व्यू एंगल ऑफ द कैमरा विच डिफाइंस द स्वाथ। तो उससे जो डिस्टेंस कवर होता है उसे स्वाथ कहते हैं, और जो एंगल बनता है कैमरे का वो फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। When a satellite revolves around the earth, the sensor observes a certain portion of the earth surface। तो जब सेंसर जो है अर्थ को सेंस करने के लिए कुछ ना कुछ उसका व्यू एंगल रहेगा, तो वो जो व्यू एंगल रहता है वो उसको रिवॉल्व करते करते देखता है, तो उसी को फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। स्वाथ और स्वाथ विड्थ क्या है? इज़ द एरिया, ये हमारे पास एरिया है या फिर जो भी ग्राउंड कवरेज है। स्वाथ विड्थ या फिर स्वाथ क्या है? इज़ द एरिया स्ट्रिप ऑफ द लैंड अर्थ सरफेस विच अ सेंसर ऑब्जर्व्स ड्यूरिंग द इट्स ऑर्बिटल मोशन। तो जब वो अर्थ है और ये हमारे पास ऑर्बिट्स है, ये सैटेलाइट्स है, ये हमारे पास जितना एरिया कवर कर रहा है अपने ऑर्बिटल पीरियड में, मीन्स जब वो मूव कर रहा है तो कितना एरिया कवर कर रहा है, वो हमारे पास स्वाथ विड्थ या स्वाथ कहलाता है। तो ये अभी हम एक आगे डायग्राम है उसमें देख लेंगे। स्वाथ्स वेरी फ्रॉम वन सेंसर टू द अनदर बट आर जनरली हायर फॉर द स्पेस बॉर्न सेंसर्स रेंजिंग बिटवीन टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर वाइड। तो स्वाथ जो है हमारे पास एक तो हाइट पे डिपेंड करता है, मेनली इसका है हमारे पास हाइट पे डिपेंड करता है। अब स्पेस बॉर्न जो सेंसर्स होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द एयरबॉर्न सेंसर्स। तो जो स्पेस बॉर्न सेंसर्स का होता है बहुत ज़्यादा स्वाथ विड्थ होती है, जिसकी रेंज हमारे पास टेंस या फिर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर वाइड होती है। तो भी डायग्राम में पता चल जाएगा। उसके बाद है इन कंपैरिजन टू द एयरबॉर्न सेंसर्स द पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स आर एबल टू एक्वायर इमेजेस ऑफ द ऑलमोस्ट द एंटायर अर्थ डिस्पाइट द फैक्ट दैट द सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ फ्रॉम पोल टू पोल। जो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होती हैं, वो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जैसे कि 90 डिग्री बनाती है हमारे पास, ये अर्थ है। तो जो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होती हैं जो पोल टू पोल चलती हैं नॉर्थ से साउथ तक या फिर साउथ टू नॉर्थ, जो 90 डिग्री बनाती हैं इक्वेटोरियल से, वो हमारे पास एक्वायर करती है इमेज ऑलमोस्ट द एंटायर अर्थ। तो वो पूरे अर्थ को कवर कर सकती हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट एज द सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ फ्रॉम पोल टू पोल इट्स ईस्ट वेस्ट पोजीशन डज नॉट चेंज। तो जो हमारे पास ईस्ट वेस्ट पोजीशन होती है वो चेंज नहीं होती है। अगर इसको 3D में देखा जाए तो वो ऐसे मूव करती रहती है जो सैटेलाइट्स है।
उसकी ईस्ट वेस्ट पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो ये क्या हमारे पास पूरे अर्थ को कवर कर सकती है। दिस बिकम पॉसिबल बिकॉज द फैक्ट दैट द अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बीनीथ द सैटेलाइट्स। तो अगर आप समझना चाहोगे 3D में आपको थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये एक अर्थ है और हमारे पास अपनी तरफ लीजिए और ये ऐसे करके पोल टू पोल सैटेलाइट्स मूव कर रही है और ये जो अर्थ है वो हमारे पास रोटेट करती रहती है वेस्ट टू ईस्ट। तो जब ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है और ये सैटेलाइट्स हमारे पास नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है तो पूरे अर्थ को कवर कर जाती है ये हमारे पास, क्योंकि रोटेशन भी हो रहा है अर्थ का और साथ के साथ रिवॉल्यूशन हो रहा है सैटेलाइट्स का। तो ये पूरे अर्थ को कवर करती है हमारे पास, जो पोलर सैटेलाइट्स होती हैं जनरली। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज ए स्टेडी वेस्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द स्वाथ which allows the satellites to cover a new area with each consecutive pass। तो जो हमारे पास सैटेलाइट्स का जो अर्थ का जो हमारे पास रोटेशन होता है उसकी वजह से क्या है थोड़ा वेस्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जो हमारे पास ऑर्बिटल होती हैं पोलर ऑर्बिट जो सैटेलाइट्स होती हैं उनका वेस्टवर्ड शिफ्टिंग हो जाती है और वो नए एरिया को कवर करती है। तो ऐसे कर करके वो पूरी अर्थ के एरिया को कवर कर लेती हैं जो भी हमारे पास पोलर सैटेलाइट्स होती हैं। दस द स्वाथ इज जनरेटेड बाय द कॉम्बाइंड एक्शन ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिटल मोशन एंड द अर्थ रोटेशन रिलेटिव टू द ऑर्बिटल प्लेन एंड इट अलाउज कंप्लीट कवरेज ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अगर आप 3D में आप समझ गए होंगे तो बहुत ईजी रहेगा। थोड़ा विजुअलाइज कीजिए और उससे क्या है कि जब वेस्टवर्ड मूवमेंट होता है हमारे पास थोड़ा सा तो नया एरिया मिलता है और नया एरिया मिलता है तो रोटेट करती रहती है अर्थ हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट। साथ के साथ हमारे पास जो भी सैटेलाइट्स होती हैं जो पोलर ऑर्बिट्स में रहती हैं वो भी रिवॉल्व करती रहती हैं। तो इससे क्या हमारे पास नया एरिया मिलता रहता है और पूरे अर्थ का कवरेज कर लेती हैं। तो ये सारा जो है हमारे पास सिर्फ रिवॉल्यूशन से नहीं हो रहा है, ये साथ के साथ रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी हो रहा है जो कि स्वाथ जनरेट हो रहा है। तो जैसे कि स्वाथ हम समझ रहे थे, अब जैसे 3D में समझाता हूँ। स्वाथ एंड फील्ड ऑफ व्यू सैटेलाइट इमेजिंग अ स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट इज स्वाथ ऑन इट्स डिसेंडिंग पास। डिसेंडिंग पास बताया था मैंने जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं। तो जब इसमें क्या नॉर्थ से साउथ, एक तो पहली बात है ये ऑर्बिट जो है हमारे पास पोलर ऑर्बिट है क्योंकि ये पोल्स से और इक्वेटोरियल एक्सिस से 90 डिग्री पे है। तो ये पोलर ऑर्बिट्स जो है और डिसेंडिंग पास है क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है सैटेलाइट्स। उसके बाद जब ये सैटेलाइट्स आती है, मान लो ये सैटेलाइट्स है तो ये हमारे पास कुछ ना कुछ सेंस करेगी अर्थ के ऊपर, वो हमारे पास इस डायग्राम में दिखा रखा है। तो मान लीजिए ये ऐसे नीचे ये पूरा अर्थ है, ये अर्थ है। अगर आप 3D में देखोगे तो उसका एक स्ट्रिप ले रखी है हमारे पास जो सैटेलाइट्स कवर कर रही है यहाँ से। ये जो सैटेलाइट्स इसको सेंस कर रही है उसको हमने दिखाया गया है। तो इसमें जो सेंसर है वो कितना एरिया ग्राउंड का कवरेज कर रहा है वो हमारे पास स्वाथ कहलाता है। ये क्या जैसे जैसे मूव करेगी, रिवॉल्व कर रही है हमारे पास जो सैटेलाइट्स है वो मूव कर रही है तो ये आगे चलती जाएगी और जितना ये स्ट्रिप कवर करेगी उसको हम स्वाथ कहेंगे। ये जो डिस्टेंस है सेंसर जो हमारे पास डिटेक्ट कर पा रहा है अर्थ सरफेस को वो स्वाथ कहलाता है। अब इसमें क्या है फील्ड ऑफ व्यू क्या है हमारे पास जो एंगल बन रहा है इसके कंपैरिजन में जो ये एंगल बन रहा है वो फील्ड ऑफ व्यू है हमारे पास। और एक जो CCD जो डिटेक्ट करता है वो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू जो इसके अंदर आता है। अगर देखा जाए तो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू इसके अंदर आएगा, वो इंस्टेंटेनियस पार्ट ऑफ टाइम पे। और ये हमारे पास पूरे रिवॉल्व करते करते जो सैटेलाइट मूव कर रही है उसको कवर कर रहा है, उसके डिस्टेंस को इसको स्वाथ विड्थ कहते हैं, स्वाथ कहते हैं। और जो एंगल बनता है उसको फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। तो ये डायग्राम से थोड़ा ईजी रहता है, समझना ईजी होता है। आगे देखते हैं। यू शुड नोट द एलिवेशन ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट इन डिजाइन is designed in such a way that the same location will be retracted imaged in the periods of few weeks. The time taken for a sensor to complete tracing imaging of almost the entire earth before it starts tracing of same area for the second time it's called a orbital cycle। तो ऑर्बिटल साइकिल क्या है कि इसने अगर ये एरिया जो सेंस किया है, मान लो ये वाला एरिया इसने सेंस किया है तो वापस ये नीचे से घूम के वापस इसी पोजीशन पर कब तक कितने टाइम पीरियड के बाद आएगी उसको ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं या फिर ऑर्बिटल साइकिल कहते हैं कि एक ऑर्बिट के एक लोकेशन से वापस उसी लोकेशन पर कितनी देर में आएगी उसको ऑर्बिटल साइकिल कहते हैं। द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द टाइम
ऑफ द ऑर्बिटल साइकिल वेरीज विद ईच सैटेलाइट, वो हर एक सैटेलाइट का वेरी करता है जो ऑर्बिटल साइकिल टाइम पीरियड होता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट an orbit that brings the satellites over the poles or close to them has a large angle, but an orbit that makes the satellites stay close to the equator has a small angle. तो जो हमारे पास सैटेलाइट्स पोल की तरफ रहती हैं वो ज़्यादा एंगल बनाती है 90 डिग्री, और जो क्लोज रहती हैं इक्वेटर को वो कम एंगल बनाती है। एज ए कॉन्सिक्वेंस द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द अर्थ विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ऑर्बिट, सो द ऑर्बिट सिलेक्शन कैन वेरी इन टर्म्स ऑफ एल्टीट्यूड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जैसे जैसे दूर रहेंगे उसकी स्पीड भी वेरी करेगी, क्योंकि सेम टाइम में कवर करना है तो स्पीड वेरी करेगी। जैसे जैसे दूर जाते हैं तो ऑर्बिटल जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं उनके जो ऑर्बिटल के अंदर जो सैटेलाइट्स होती हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स की सैटेलाइट्स डिफरेंट स्पीड कवर करती हैं। द ओरिएंटेशन, तो जो हमारे पास जो ऑर्बिटल सिलेक्शन होना चाहिए वो एल्टीट्यूड के बेस पे होना चाहिए, और ओरिएंटेशन एंड रोटेशन ऑफ ऑर्बिट्स रिलेटिव टू द अर्थ क्या है उसके बेस पे होता है हमारे पास। तो चॉइस ऑफ द ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन द पर्पज एज डिफरेंट ऑर्बिट्स सर्व डिफरेंट पर्पज एंड ईच हैज इट्स ओन एडवांटेज। Kepler has formulated the mathematical laws describing satellite orbits in 18th century based on his planets and moon's motion observation. Kepler has demonstrated that satellites may be flown on elliptical orbit instead of circular orbits. तो केपलर ने बोला कि सर्कल की वजह हम क्या जो ऑर्बिट्स का सैटेलाइट ऑर्बिट्स का जो शेप है उसको इलिप्टिकल कर देते हैं, क्योंकि उसने स्टडी किया मून का जो प्लैनेट्स है या फिर मून्स है जो अर्थ को रिवॉल्व कर रहे हैं, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उसकी स्टडी से उसने बोला कि सर्कुलर की जगह हम इलिप्टिकल ऑर्बिट रख सकते हैं। ब्रॉडली ऑर्बिट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्बिट्स। जैसे ऑर्बिट्स के तो कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम कौन से पर्पज़ के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे क्लोज्ड ऑर्बिट्स भी होती हैं और ओपन ऑर्बिट्स भी होती हैं। क्लोज्ड ऑर्बिट्स क्या है, दे कैन बी इधर सर्कुलर और इलिप्टिकल इन शेप। ए बॉडी ऑन ए closed orbit constantly travels around another body, such as planet orbiting the sun or moon orbiting the earth. All planets and moons in our solar system follow this type of orbits. तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी प्लैनेट्स है, जैसे प्लैनेट जितने भी हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो है मून। तो ये क्या है, एक क्लोज ऑर्बिट्स को फॉलो करती हैं। इसके अंदर क्या है कि जो कॉन्स्टेंटली ट्रेवल करती हैं अराउंड द अनदर बॉडी। और दूसरा क्या है, ओपन ऑर्बिट, दे फॉलो मैथमेटिकल शेप्स विच आर इधर नोन एज ए पैराबोला और हाइपरबोला। अनलाइक सर्कल्स, पैराबोला हाइपरबोला आर फॉर कर्व्स हुज एंड नेवर अप। तो नाम से पता चल रहा है जो क्लोज हो जाए वो क्लोज ऑर्बिट, जैसे चाहे सर्कल हो, सर्कुलर हो या फिर इलिप्टिकल हो, ये हमारे पास जो क्लोज करते हैं, ऐसे जितने भी प्लैनेट्स हैं या फिर मून है अर्थ के अराउंड, वो क्लोज ऑर्बिट्स को फॉलो करता है। जो ओपन ऑर्बिट्स है हाइपरबोला या पैराबोला को, ऐसी भी कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जो कभी ज्वाइन नहीं कर पाती अपने ऑर्बिट्स को, तो उसको ओपन ऑर्बिट्स कहते हैं। अब हमने क्या, ये जो इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स या सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं। पोलर ऑर्बिट्स तो हमने देख लिया, लेकिन हमें क्या जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस देखना है। जियो सिंक्रोनस जो था वो हमारे पास था कम्युनिकेशनल सैटेलाइट्स। उसके बाद हमारे पास सन सिंक्रोनस जो थे हमारे पास वो थे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। तो हमारे पास इनके बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे पास 3 टाइप्स और देख लेते हैं जो जल्दी जल्दी मैंने कराया कि हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है और लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में कि उनका डिस्टेंस क्या है और उनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो इसलिए मैंने इसको भी कंसिडर किया गया है इसमें। और जो जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस से पूछा भले ना जाए, लेकिन हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जो भी टर्मिनोलॉजी या फिर जो भी कॉन्सेप्ट समझना होगा वो इनके बेस पर ही समझेंगे, और आगे भी हमने जो अभी पढ़ाया अभी तक उसमें भी इनका यूज किया गया है। तो ये सब मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा। तब तक आप अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और साथ के साथ उनको टेलीग्राम पर भी ऐड ऑन करवाइए, तो जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।